हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है अनटोल्ड हिस्ट्री एपिसोड 16 ललितादित्य। ठीक है, तो ये जो थे राजा, इन्होंने तुर्क पे आक्रमण किया था। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके की इनकी हिस्ट्री है, क्या रही है, तो उसके बाद में फिर डिस्कस करते हैं। अगर आप न्यू है चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। भारत में इस्लाम का आगमन हुआ 712 एडी में, जब अविभाजित भारतवर्ष के तत्कालीन मुल्तान पर मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। इसके पश्चात हमें अवगत कराया गया है कि कैसे 1020 से 1025 तक गजनवी के सुल्तान महमूद के निरंतर आक्रमणों से भारत की अजेय छवि को गहरा आघात पहुंचा था। परंतु किसी ने भी इस बात पर ध्यान क्यों नहीं दिया कि महमूद जैसे विदेशी आक्रांता को भारत में अपने पैर रखने में 300 से अधिक वर्ष क्यों लग गए। ऐसा क्या कारण था कि मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बावजूद भारत 300 से ज्यादा वर्षों तक विदेशी आक्रमणों से पूर्णतया मुक्त रहा था। क्या इसका कारण केवल अरब क्षेत्र में उम्मयद खलीफा का पतन था, या हमारे भारतवर्ष में कोई योद्धा ऐसा भी था जिन्होंने न केवल इन आक्रांताओं को धूल चटाई, अपितु इनके मस्तिष्क में भय का ऐसा संचार किया कि वे भारत भूमि की ओर देखने का कई शताब्दियों तक दुस्साहस ही नहीं कर पाए। नमस्कार, मैं हूं अतुल मिश्रा और आज अनटोल्ड हिस्ट्री में आपके समक्ष लाया हूं उस वीर योद्धा की कथा जिनके कारण भारत भूमि विदेशी आक्रांताओं के अत्याचार से 3 शताब्दियों से भी अधिक समय तक मुक्त रही थी। यह कथा है उस सम्राट के शौर्य की जिसकी कीर्ति केवल अखंड भारत में ही नहीं अपितु मध्य एशिया तक गूंजती थी। यह कथा है कश्मीर के कारकोटा वंश के महान सम्राट ललितादित्य मुक्तपीड़ की, जिन्होंने न सिर्फ भारतवर्ष को विदेशी आक्रमणों से मुक्त रखा अपितु अरबी एवं तुर्की आक्रांताओं को उनके साम्राज्य में घुसकर पछाड़ा। ललितादित्य के बारे में प्रसिद्ध कवि कल्हण की पुस्तक राजतरंगिणी में वर्णन किया गया है। इसके अलावा फतेहनामा सिंध एवं अल बेरूनी की तारीखे हिंद में भी वीर ललितादित्य के अदम्य शौर्य का उल्लेख किया गया है। ललितादित्य की ख्याति चीन तक व्याप्त थी, क्योंकि चीन के टेंग वंश का उल्लेख करती पुस्तक जिंग टेंग शू में भी इनका उल्लेख पाया जाता है। ललितादित्य की कथा प्रारंभ होती है कारकोट राजवंश की स्थापना से, जिसके संस्थापक इनके पिता दुर्लभ वर्धन थे। इनके पिता गोंदड़िया वंश के अंतिम शासक बालादित्य के यहाँ एक अधिकारी थे। इनकी कर्तव्यनिष्ठ सेवा से प्रसन्न होकर बालादित्य ने अपनी पुत्री अनंगलेखा का विवाह इनके साथ किया था। राज परिवार या राजशाही से कोई संबंध न रखने के बावजूद भी दुर्लभ वर्धन को अपने दामाद के रूप में स्वीकारने में बालादित्य को कोई आपत्ति नहीं हुई। इन्हीं दुर्लभ वर्धन के वंशजों में से एक प्रतापादित्य तथा उनकी धर्म पत्नी नरेंद्र प्रभा के कनिष्ठ सुपुत्र थे ललितादित्य, जिन्हें मुक्तपीड़ के नाम से भी जाना जाता था। इनके 2 ज्येष्ठ भ्राता भी थे, जिनका नाम था चंद्रपीड़ अथवा वज्रादित्य एवं तारापीड़ अथवा उदयादित्य, जो ललितादित्य से पहले कश्मीर प्रांत के शासक हुआ करते थे। प्रारंभ से ही ललितादित्य साहस एवं पराक्रम की मूर्ति थे। उनका केवल एक ध्येय था, अपने राज्य का विश्व भर में विस्तार करना। वर्षों के अथक परिश्रम और अनुशासित प्रशिक्षण से ललितादित्य इतने पराक्रमी हो गए कि ये महीनों और वर्षों तक किसी भी युद्ध में बिना थके व्यस्त रह सकते थे। वे अरबी आक्रमणकारियों के स्वभाव से अनभिज्ञ नहीं थे और उन्हें अच्छी तरह से ज्ञात था कि यदि उन्होंने अपनी आत्मरक्षा के लिए एक सशक्त सेना का गठन नहीं किया तो शत्रुओं को उनके भारत भूमि को शत विशत करने में तनिक भी समय नहीं लगेगा। उन्होंने कंबोज, तुखारस अर्थात तुर्कमेनिस्तान में तुर्क और बदख्शां में तौचरान, भूटा अर्थात बाल्टिस्तान, तिब्बत और दारदास अर्थात डारस के आक्रांताओं को सीधी युद्ध में परास्त किया था। प्रसिद्ध इतिहासकार रमेश चंद्र मजुमदार की ऐतिहासिक पुस्तक प्राचीन भारत एंशिएंट इंडिया के अनुसार ललितादित्य के समक्ष सर्वप्रथम चुनौती आई यशोवर्मन से, जो पुष्यभूति वंश के प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन के उत्तराधिकारी माने जाते थे। ललितादित्य ने यशोवर्मन के राज्य अंतर्वेदी पर आक्रमण किया और एक भीषण युद्ध के पश्चात यशोवर्मन को शांति वार्ता के लिए विवश भी किया। इसी अंतर्वेदी राज्य की राजधानी कान्यकुब्ज हुआ करती थी, जिसे आज हम कन्नौज के नाम से जानते हैं।
महारानी रत्ता की समस्या को समझते हुए करनाथ वंश को ललितादित्य ने न केवल विदेशी आक्रमणकारियों से रक्षित किया अपितु उनके समक्ष मित्रता का हाथ भी बढ़ाया। कई लोगों के अनुसार रत्ता और कोई नहीं वरन राष्ट्रकूट वंश की महारानी भावांगना ही थी। कई लोक कथाओं के अनुसार मेवाड़ के वीर योद्धा बापा रावल ललितादित्य के परम मित्र हुआ करते थे और दोनों ने साथ मिलकर कई विदेशी आक्रांताओं को धूल भी चटाई थी। विंध्याचल की रक्षा करने के उपरांत ललितादित्य ने अपना ध्यान उत्तर की ओर केंद्रित किया। ललितादित्य ने लद्दाख और कुछ पश्चिमी प्रांत जो अब तिब्बतियों के अधीन थे उन पर भी आक्रमण कर तिब्बतियों को पूरी तरह से अपने अधीन कर लिया। यही वो समय था जब मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान पर आक्रमण किया था। अरब आक्रांताओं का एकमात्र ध्येय भारत राज्य को इस्लाम के अधीन करना था। अल बरूनी अपनी किताब में लिखते हैं कि बुखारा के संचालक मोमिन को कश्मीरी राजा मुथाई ने हराया था। मुथाई की पहचान मुक्तपीड़ के रूप में की जाती है जो ललितादित्य का ही दूसरा नाम था। संभवतः पामीर क्षेत्र पर उनका अभियान विजयी रहा था। यहां विजयोपरांत वे अगले गंतव्य की ओर कूच कर गए और इस बार आक्रमण सीधा अरबों के मर्म स्थान पर था। अरबों पर विजय उतनी सरल नहीं थी। ललितादित्य ने वीरता के साथ साथ कूटनीति का भी प्रयोग किया। उन्होंने चीन के तांग राजवंश से संपर्क किया था जो 7वीं शताब्दी के दौरान सत्ता के शीर्ष पर था। ललितादित्य अरबों और तिब्बतियों के खिलाफ लड़ाई में उन्हें अपनी ओर करने में सफल रहे। दोनों ने मिलकर तिब्बतियों को हराया और साथ ही तत्कालीन बांग्लादेश और अन्य पूर्वी क्षेत्रों पर नियंत्रण भी स्थापित कर लिया था। उन्होंने तुर्किस्तान ट्रांसोक्शियाना पर भी विजय प्राप्त की जो मध्य एशिया यानी आधुनिक उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, दक्षिण किर्गिस्तान और दक्षिण पश्चिम कजाकिस्तान था। इसके बाद ललितादित्य ने काबुल के रास्ते तुर्किस्तान पर आक्रमण किया। 4 भीषण युद्ध हुए और चारों युद्धों में ललितादित्य का विजयश्री ने वर्ण किया। मोमिन बुखारा परास्त हुआ। मोमिन को परास्त कर ललितादित्य ने अपने राज्य की सीमाएं कैस्पियन सागर तक विस्तृत कर दी जो कालांतर में काराकोरम पर्वत श्रृंखला के सुदूरवर्ती कोने तक जा पहुंचा। अरबों के प्रति उनका रोष ऐसा था कि उन्हें परास्त करने के बाद वो उनके आधे सिर मुंडवा देते थे। उत्तर में तिब्बत से लेकर दक्षिण में द्वारका, पूर्व में उड़ीसा के सागर तट, बंगाल इत्यादि, पश्चिम में विदिशा और मध्य एशिया तक ललितादित्य ने कश्मीर राज्य का विस्तार कर लिया था। उन्होंने प्रकर सेन नामक नगर को अपनी राजधानी बनाई थी। ललितादित्य की सेना पर्शिया तक पहुंच चुकी थी जो आज ईरान के नाम से विख्यात है। परंतु ललितादित्य केवल दिग्विजय ही नहीं थे, वे कुशल योद्धा के साथ साथ एक भव्य निर्माणकर्ता भी थे। उनके सबसे भव्य निर्माणों में से एक था मार्तंड सूर्य मंदिर जिसे आगे चलकर क्रूर आक्रांता और शाह मिरी वंश के सुल्तान सिकंदर बुतशिकन ने क्षत विक्षत कर दिया। अपने खंडित स्थिति में भी भव्यता से परिपूर्ण इस सूर्य मंदिर के बारे में सोचकर हम चकित अवश्य होते हैं कि वास्तव में यह मंदिर कितना भव्य और कितना विशाल रहा होगा। फिल्म हैदर का गीत बिस्मिल बिस्मिल अगर आपने देखा है तो आपने कश्मीर के मार्तंड सूर्य मंदिर के खंडहर को भी अवश्य देखा होगा। यह हमारा दुर्भाग्य है कि जिस योद्धा ने भारत भूमि को विदेशी आक्रांताओं के आक्रमणों से मुक्त रखा, जिस योद्धा ने कश्मीर और भारत के गौरव को विश्व भर में प्रचारित किया, उसके बारे में हम आज भी अनभिज्ञ हैं। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि हमें आज भी हेरमन गोएंट्स जैसे विदेशी इतिहासकारों से अपने इतिहास की पुष्टि करानी पड़ती है जिन्होंने कल्हड़ की राज तरंगिनी के लोक रीतियों की पुष्टि भी की थी। और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि जिस कश्मीर राज्य की सीमाएं कैस्पियन सागर और काराकोरम तक पहुंच चुकी थी, आज वही कश्मीर आतंकवाद की आग में धू धू कर जल रहा है। ये कथा थी शौर्य और साहस की, सम्मान और संस्कार की, रण कौशल और कूटनीति की, और कथा थी वीर ललितादित्य मुक्तपीड़ की। ऐसी ही और कथाएं लेकर आता रहूंगा मैं अनटोल्ड हिस्ट्री के आगे के अंकों के साथ। वीडियो कंप्लीट हो गई और बड़ी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव और दुख भरी, जैसे हम दुख भी बोल सकते हैं, प्राउड भी बोल सकते हैं, दोनों ही चीज़ें बोल सकते हैं। क्योंकि दुख इसलिए होता है कि
मतलब इस तरीके से नैरेटिव सेट किए गए हैं कि हमारे जो महापुरुष, जो जितने राजा थे, महान राजा थे, उनके बारे में डिस्कशन तक नहीं होता है। क्योंकि जैसे जैसे मुग़ल और मुसलमानों का राज बढ़ता चला गया तो क्या है कि सारी चीज़ें मतलब सब बुक से भी वो सारी चीज़ें मिटा दी गई धीरे धीरे। इस तरीके से नैरेटिव सेट किए गए कि हम कभी इनके बारे में कभी डिस्कशन भी नहीं करते थे, बस जो इनकी मूवीज़ वगैरह आती थी उन्हीं पे ही क्लैपिंग करना स्टार्ट कर देते थे, ठीक है ना। अब जैसे इनके ललितादित्य के बारे में बताया था, ये इनकी जो बुक्स वो क्या बोलते हैं, अल-बरूनी कौन सी है, वो ईरान के जो कौन लेखक हैं वो बताते हैं कि मतलब उनके द्वारा हार गए थे ये जो अरबी थे, ठीक है। अरबियों को इन्होंने बड़े बुरी तरीके से हराया था। इनके बालों को या आधे सिर को मुड़वा देते थे जब ये जाते थे। कैस्पियन सागर, कराकोरम तक इनकी सीमाएं थी, ईरान तक थी, ठीक है। तो ये ना कोई ऐसे वैसे ये राजा नहीं थे इन्होंने। और साथ में ये क्या बोलते थे कि ये मतलब उसके साथ में इन्होंने बहुत बड़े बड़े निर्माण भी कराए थे, जो कि आज ये कौन सा मंदिर है, ये सूर्य मंदिर है, ठीक है, जिसको शैतान की गुफा बोलते हैं। ये जो मुस्लिम्स होते हैं ये क्या बोलते हैं, शैतान की गुफा। इनके लिए तो शैतान ही है। वैसे भी क्या होता है कि ये जो भी आइडल जो हम जिन पूजते हैं उनको ये उसी रूप में देखते हैं, ठीक है। तो ये क्या, इनको शैतान ही बोलते हैं, शैतान की गुफा बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा ये, क्योंकि इनके कुछ मॉरल वैल्यूज़ होती नहीं है, तो क्या है कि ये खूब बेइज्जती करते हैं सामने वाले बंदे की, उनको बहुत ज़्यादा नीचा दिखाते हैं। ये चीज़ें मैंने कहीं ना कहीं महसूस की हैं और ऑब्जर्व भी की हैं, ठीक है। तो अब जैसे इन्होंने सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था और भी बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत बड़े सुंदर इन्होंने मतलब हर चीज़ इन्होंने मेंटेन करके रखी थी, ठीक है। लेकिन जब बुद्ध सिकन को वो जो सिकन उसने जी सारी चीज़ों को तोड़वा दिया था और पता नहीं बहुत सारे कितने ब्राह्मणों को जिन कितने उसको मरवा दिया था बहुत ज़्यादा, तभी तो उसका नाम बुद्ध सिकन पड़ा था। क्योंकि उसने सारे जितने भी इतनी ज़्यादा कि पता नहीं क्या विकृत माइंड के लोग थे ये, मतलब इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें थी सबको तोड़वा देते थे। क्योंकि वहाँ पे रेगिस्तान में कुछ था भी तो नहीं ना, वहाँ पे उन्होंने कभी ऐसी कोई चीज़ें देखी नहीं। यहाँ की जो चमक थी वो उनको बर्दाश्त नहीं होती थी, बहुत जलन फील होती थी। तो ये क्या है कि ये मतलब हर चीज़ को तोड़वा देते थे, सारी चीज़ों को इन्होंने सबका सर्वनाश कर दिया। आज भी वो खड़ा हुआ है वो मंदिर, सूर्य मंदिर। तो अब मेरी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ जो ललितादित्य हैं, जो इतने बड़े महान राजा रहे हैं, जिन्होंने इतनी क्या बोलते हैं चाइना के इनके साथ में मिलकर तिब्बत को हराया था। क्योंकि क्या होता है कि जो बॉर्डर एरियाज होते हैं ना, उनसे एक्चुअल में आपस में होती रहती है लड़ाई। तो क्या है कि हो सकता है तिब्बत के साथ में उस टाइम की नहीं होती, क्योंकि तिब्बत हो सकता है आक्रमण करता हो कश्मीर पे। तो क्या है कि ये चाइना के उसमें, चाइना की जो बुक है उसमें भी ये लिखा हुआ है इनके बारे में, और भी जो बुक्स है और भी जो देश हैं इनके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारे कुछ लिखा हुआ है। हम विदेशी बुक्स जो होते हैं उनसे पढ़ते हैं तब हमें ट्रस्ट होता है, क्योंकि हमें अपना तो बिल्कुल मतलब अस्तित्व ही खत्म हो चुका है। कोई हमारे यहाँ को कोई बात करेगा ना तो कहेंगे पागल है क्या, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि गलती हमारी भी नहीं है। शुरू से ऐसे ही नैरेटिव सेट किए गए हैं कि जैसे हिंदू कायर होता है, ठीक है। यही तो सुनते आए आज तक हम, हिंदू कायर होते हैं, इनके अंदर कोई ताकत नहीं होती, ये ऐसे ही होते हैं, ये हमेशा से गुलाम रहे हैं। जब आप इस चीज़ को बार बार सुनते जाओगे तो आप उस चीज़ को सच ही मान लोगे, जबकि ऐसा नहीं है। हिंदू कायर नहीं होते हैं, ठीक है। आज अगर हिंदू कायर होते ना तो अब तक ये इस्लामिक राष्ट्र बन चुका होता, तो हिंदू कायर नहीं है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो आगे जैसे अब इनके बारे में गवर्नमेंट से और मतलब इनसे रिक्वेस्ट है कि जो ललितादित्य हैं उनकी बाकायदा स्टैचू जो है, उनकी जो मूर्ति है वो बाकायदा पूरे कश्मीर में कई जगह बनवाई जाए। क्योंकि उन्होंने जब इतनी मेहनत की है तो लोगों को पता होना चाहिए, वहाँ के लोगों को मालूम होना चाहिए कि आपके जो राजा थे वो ये थे, एक्चुअल में ये थे, इन्होंने मेहनत की थी। फिर उसके बाद में यहाँ पे आक्रांता आए हैं, उन्होंने यहाँ के जो हिंदू थे सब वो कन्वर्ट कर दिया था, और वो हिंदू जो मुस्लिम बन गए वो हम ही को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्या है कि यहीं के लोग थे हिंदू, यहीं उन्हीं को कन्वर्ट कर दिया और वही हमारे खिलाफ ही लड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें उनको भी समझनी चाहिए जो कन्वर्ट हो चुके। ठीक है, आपने अपना पंथ चेंज कर लिया है, आपने अपना वो छोड़ दिया, लेकिन हो तो आप यहीं के ही ना। आप अपने देश के खिलाफ ही अगर ऐसे षड्यंत्र रचोगे तो फिर कैसे होगा, फिर तो ठीक है, उससे फिर बात नहीं बनेगी, ठीक है। तो इनकी जो पूरे मूर्ति बनवानी चाहिए इनकी, और बुक्स वगैरह में इनका नाम होना चाहिए बाकायदा। जितने भी महापुरुष हैं, जितने भी हमारे जो महान राजा हैं, उनके बाद सबका जिक्र होना चाहिए हमारी बुक्स में, शुरू से होना चाहिए। प्ले स्कूल के जो बच्चे होते हैं ना, वहाँ से स्टार्ट होना चाहिए और वहाँ तक पूरे में होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी हिस्ट्री है हमारी, कोई छोटी मोटी तो है नहीं। शुरू से छोटी छोटी क्लासेस में डालेंगे, छोटे छोटे तब जाके अपनी कंप्लीट हो पाएगी वहाँ तक, ठीक है।
काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी। और इस तरीके के जो भी हमारी अनटोल्ड हिस्ट्री है जिसके बारे में बिल्कुल भी हमें नहीं पता है, तो मैं इस तरीके की वीडियो इधर उधर से सर्च करके मैं आपके लिए ज़रूर लेके आती रहूँगी। अगर आपको भी कोई ऐसी पता हो तो आप भी मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर फिर रिएक्ट करूँगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। गुड बाय।